गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है दोस्तों भारत की जलवायु। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में भारत के जितने भी जलप्रपात थे और जलप्रपात से संबंधित प्रश्न थे वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए डिटेल में करा चुका हूँ। और हर वीडियो में दोस्तों आपके लिए पहले थ्योरी लाता हूँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन। तो इसमें भी दोस्तों सबसे पहले हम आपके लिए थ्योरी लेकर आए हैं, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि दोस्तों आई हुई परीक्षाओं के होंगे और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भाई थ्योरी वाला सेक्शन लगा लेता है उनको दोस्तों थोड़ा सा सरल होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो थ्योरी जो आपकी जलवायु जो है दोस्तों, उसे हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो तैयार करने वाले स्टूडेंट हैं, वो बहुत कम देखते हैं और बहुत कम पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहली बार में पढ़ने में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, जब एक दो बार आप इसे रिवाइज करेंगे, कंप्लीट देखेंगे दोस्तों, पूरा वॉच करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, सरल लगेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी आपके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न को मैं दोस्तों आप देख सकते हैं टॉपिकों जो टॉपिक दिए हुए हैं दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार, वो सारे टॉपिक आपको क्रम वाइज में लेकर आता हूँ दोस्तों। तो आज आपका टॉपिक है दोस्तों भारत की जलवायु। और दोस्तों हमारे चैनल पर जो भाई पहली बार विजिट करें, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। क्योंकि दोस्तों जिन भाइयों की कमेंट बेहतर होती है, अच्छी होती है, उस भाई के लिए हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों ये फ्री के जो नोट्स हैं आप प्राप्त कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों जब आपका जो फरवरी का महीना है वो जब आपका समाप्त हो जाएगा, तो 1 जनवरी से आपकी यही नोट्स दोस्तों रुपयों से मिलने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं। और दोस्तों आप एक बार इन नोट्सों को प्राप्त करके देखिए दोस्तों, कमेंट करिए और नोट्सों को प्राप्त करके देखिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये नोट्स जो है आपके लिए बेहतर होंगे, अच्छे साबित होंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। कंटेंट मेरा है दोस्तों और मैं अपने कंटेंट की फुल गारंटी लेता हूं कि क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कहाँ से कैसा प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ दोस्तों कि नोट्स बेहतर हैं, अच्छे हैं, नोट्सों को प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं भारत की जलवायु। तो पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों ये होता क्या है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं दोस्तों वेदर यानी मौसम। तो वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। आपको देख को समझ में आया होगा दोस्तों, जैसे अचानक बादल होना, फिर अचानक बरसात होना, फिर अचानक धूप निकल आना, तो ये दोस्तों मौसम कहलाता है। अब होता है आपका ऋतु यानी सीजन। एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को ऋतु कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों क्रम वाइज जैसे कि आता है आपका ग्रीष्म ऋतु से लगा लीजिए, आपकी ग्रीष्म ऋतु, फिर बसंत ऋतु, फिर आपका शीतकालीन ऋतु, फिर ऐसे ही आपके क्रम चलते रहते हैं, फिर वर्षा ऋतु, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये क्रम वाइज आती हैं, इनका एक रूप होता है निश्चित। वो होता है दोस्तों रूप जो होता है कि क्रम वाइज समय के अनुसार जो आती हैं। जैसे कि आपका बसंत ऋतु है, फिर आपका ग्रीष्म ऋतु है, फिर आपका दोस्तों वर्षा ऋतु है, फिर शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है और शीत ऋतु है। तो ये दोस्तों क्रम वाइज आते हैं, इन्हें हम ऋतु कहते हैं जो समय के अनुसार आते हैं। अब है दोस्तों आपका क्लाइमेट यानी जलवायु। तो जलवायु क्या होता है दोस्तों? जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, वर्षा व मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। यानी 30 वर्षों के अंतराल में जो अध्ययन किया जाता है वह वहाँ का जलवायु कहलाता है। ये आपको याद रखना है। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ गई होंगी दोस्तों, किसे हम मौसम कहते हैं, किसे जलवायु और किसे ऋतु कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और हर चीज़ आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ पहली बार में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोस्तों जब आप अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, ध्यान से रिवाइज करेंगे और 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे ना दोस्तों इससे, तो आपको हर चीज़ कंप्लीट समझ आएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना तो आपको और भी अच्छा महसूस होगा दोस्तों। तो अब समझते हैं दोस्तों भारत की जलवायु। तो दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों मानसून। तो पहली बात मैं इसके लिए बता देता हूँ दोस्तों आपके लिए कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान जो थे अल मसूदी थे, उन्होंने ही किया था भारतीय मानसून का वर्णन। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, यानी किस विद्वान ने किया था और वो कहाँ के रहने वाले थे और कौन थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अरब के रहने वाले थे और कौन थे दोस्तों? अल मसूदी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है।
और मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दोस्तों मौसम के अनुसार दिशा बदलने की पवनें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा मौसम, इसी का अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मौसम हमारा किस पर निर्भर करता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो किस किस पर निर्भर करता है दोस्तों? उस स्थान की ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई क्या है, वहाँ पर पहाड़ियों की स्थिति क्या है, और उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। और वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं से आप देख सकते हैं हमारी जो पवनें जो होती हैं दोस्तों, उठती हैं, जो बादल उठते हैं, वो अक्षांशों के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं और चलते रहते हैं, जलवायु चलती रहती हैं, तो सारी चीज़ें इन्हीं पर निर्भर करती हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत में जो मानसून है दोस्तों, भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में आता है और केरल के मालाबार तट से टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, भारत में आपसे पूछा जा सकता है भारत में मानसून कब आते हैं, तो पहले सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह, या फिर दोस्तों जून की 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में, जब आपको एवरेज दे तो। लेकिन दोस्तों फिक्स पूछे जैसे 1 जून, 2 जून, 4 जून, 5 जून, तो 1 जून से आप टिक कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। और पूरे भारत में कब फैलता है दोस्तों? 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। और भारत में सबसे पहले कहाँ आते हैं दोस्तों? केरल में, जो कि राज्य में है, और केरल के मालाबार तट से टकराते हैं। और लेकिन अगर ये तो हुआ दोस्तों राज्य, और अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दोस्तों आपको देना है आंसर अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर मैप देख सकते हैं दोस्तों, तो 23.5 डिग्री अक्षांश जो है आपकी कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश में है दोस्तों, और दक्षिणी अक्षांश में आपकी मकर रेखा है 23.5 डिग्री, और मध्य में जो है दोस्तों आपका भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका जो यहीं से आपका जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश बनते हैं, जैसे ये आपका उत्तरी अक्षांश हुआ, ये आपका दक्षिणी अक्षांश हुआ, ये दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश। तो हमारा जो भारत पड़ता है वह उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये एशिया हुआ आपका, एशिया के जस्ट नीचे आपका भारत है दोस्तों, ये रहा आपका भारत। तो आप देख सकते हैं जो कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये रही यहाँ पर, ये जाती हुई ऐसे, ये दोस्तों कर्क रेखा है। तो इसीलिए दोस्तों जो भारत का जो मानसून है दोस्तों, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आधार पर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों कर्क रेखा जो सूर्य किरणें जो होती हैं दोस्तों कर्क रेखा पर तिरछी पड़ती हैं, तीखी पड़ती हैं, और दोस्तों ऐसे पड़ती हैं, ऐसे, और यहाँ से दोस्तों जब भूमध्य रेखा से टकराती हैं तो ये सीधी ऐसे चली जाती हैं, इस प्रकार चली जाती हैं दक्षिण की ओर। जो सूर्य की किरणें जो होती हैं तो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी सीधी पड़ती हैं, जबकि यहाँ पर ये तिरछी पड़ती हैं। तो हमारा दोस्तों जो ये आपका भारत जो है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, यानी उत्तरी अक्षांश जो है आपका उष्ण है थोड़ा सा। जब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गर्मी कम होती है, यहाँ से तीखी जाती हैं, तिरछी जाती हैं। जब यहाँ पर ये भूमध्य रेखा से टकरा कर सीधी दोस्तों नीचे जाती हैं दक्षिण की ओर, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी पवनें होती हैं, जो जलवायु जो होती है वो उष्ण होती है और भाप बनकर ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी नमी आने लगती है, या इस क्षेत्र में उत्तरी अक्षांश में, ये जो आपका उत्तरी अक्षांश है इसमें नमी आने लगती है। और इसी से की वजह से दोस्तों जो हमारे भारत की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों फेरेल का नियम, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फेरेल के नियम के अनुसार दोस्तों जो हमारी जलवायु है, जो मानसून है, वो हमारे दोस्तों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलते हैं, ये आपको याद रखना है। और इस नियम के अनुसार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे आपका उत्तरी गोलार्ध हुआ दोस्तों, ये आपका उत्तरी गोलार्ध मैंने बताया था, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे अब पवनें यहाँ से उठती हैं दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में तो इधर मुड़ जाती हैं, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो दोस्तों होती हैं वो इधर मुड़ जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों भारत में मानसून आता है कब कब आता है, तो कैसे कैसे आता है, किस किस दिशा में आता है और कहाँ कहाँ आता है,
ये सारी चीज़ देखते हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे पहले आता है, ये आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में मानसून किस दिशा में सर्वप्रथम आता है, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम, और जून के पहले सप्ताह में आता है। सबसे पहले मालाबार तट में आता है जो, और मैं आपको बता दूं दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है। जब हमारे भारत में प्रवेश करता है तो उसमें वो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो अरब सागर की शाखा और एक आपकी दोस्तों है बंगाल की शाखा। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये आपकी दिशाएं हुई, ये आपकी पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। तो मैंने दोस्तों बताया था कि ये बाईं ओर चलती है तो इस दिशा से उठती हैं दोस्तों, ये ऐसे उठती हैं, और यहाँ पर ये ऐसे चलती है तो इस दिशा में सबसे पहले आता है। और यहीं पर दोस्तों आपका जो है केरल तट पड़ता है, मालाबार तट पड़ता है, ये जो होता है आपका मालाबार तट, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जब आप वीडियो दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी, लेकिन दोस्तों जब आप वीडियो को आधी अधूरी देखते हैं तो मैं आपको बता दूं आपको कुछ समझ में नहीं आता, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि वीडियो को अच्छी तरह से देखें, पूरा वॉच किया करें, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोस्तों उस वीडियो को, उस पॉइंट को, उस टॉपिक को बार बार देखें, ताकि वो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो पहला पॉइंट है दोस्तों आपके लिए, अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के स्थल के पास पहुंचता है जून में। तो 3 शाखाओं में बढ़ जाता है, ये आपको रखना है, याद रखना है। 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। जब अरब सागर का दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो वह 3 शाखाओं में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहली शाखा है दोस्तों, पहली शाखा केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। ये मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पश्चिमी घाट से टकराती हैं और बारिश उत्पन्न करती हैं। ये तो हुई आपकी पहली शाखा जो कि 1 जून को आती है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया है दोस्तों कि सबसे पहले मानसून भारत के केरल में आता है, जो कि मालाबार तट में पड़ता है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपका अंडमान निकोबार। और भारत में कब प्रवेश करता है दोस्तों, 1 जून को। अब देखते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान का अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है। जो पश्चिमी घाट जो है आपका, यहाँ पर ढलान की वजह से दोस्तों जो पूर्वी ढलान है वहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। जैसे आप देख सकते हैं मैप में मैंने दिया हुआ है, ये आपका वृष्टि छाया क्षेत्र है, जो इधर दोस्तों आपका तमिलनाडु पड़ता है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए यहाँ पर इस मानसून का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। कहाँ कहाँ नहीं मिलता है दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। कि आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पर नहीं होते हैं दोस्तों, कहाँ पर नहीं आते हैं भारत में, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दूसरी शाखा जो है आपकी ये रही दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि दूसरी शाखा 5 से 10 जून के आसपास मुंबई के तट से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से दोस्तों, मुंबई से भारत के तट, मुंबई तट से भारत में प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। पर इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है, ये आपको याद रखना है। और आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, जब दूसरा शाखा चलता है तो भारत में जो मानसूने हैं जो प्रवेश करते हैं मुंबई तट से भारत में जब प्रवेश करते हैं तो कहाँ पर वर्षा देखने को नहीं मिलती है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के बेसिन में। अब है दोस्तों आपका तीसरा है अरब सागर, जो कि तीसरी शाखा है। इसमें आप देखते हैं दोस्तों कि अरब सागर की तीसरी शाखा गुजरात के सौराष्ट्र से प्रवेश करती है और अरावली के सहारे आगे बढ़ती है। राजस्थान में कुछ वर्षा कर पंजाब पहुंचती है, जहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। और इन्हीं पवनों को दोस्तों राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। किसके नाम से दोस्तों, मावट के नाम से राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आए तो दोस्तों आप वीडियो को बार बार रिवाइज कर, अच्छी तरह से रिवाइज करो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जितना मुझसे बनता है मैं सारी चीज़ें, हर चीज़ आपके लिए कंप्लीट लेकर आ रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और रही आपकी समझने की बात दोस्तों, तो जब आप बार बार रिवाइज करेंगे दोस्तों तो आपको वो चीज़ रट ही जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम किसी चीज़ को हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो रट ही जाती है।
ज़्यादा भी कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों रट तो जाती ही है, फिर हम उसे कभी भूलते नहीं हैं। जब एक बार हम उसे देख लेते हैं, बार बार देख लेते हैं, तो हम भूलते नहीं हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, जब आपको समझ में नहीं आए तो दोस्तों उसे बार बार रिवाइज करें, अच्छी तरह से देखें और पूरा वाच किया करें दोस्तों, ताकि हर चीज़ आपको कंप्लीट समझ में आए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों बंगाल की खाड़ी की दिशा की दक्षिणी दिशा। यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाली पवनें। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है दोस्तों, पहला पॉइंट है, ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं। तो सबसे पहले कहाँ आती हैं दोस्तों, बांग्लादेश से बढ़कर बंगाल की खाड़ी से उठती हैं और कहाँ टकराती हैं दोस्तों, बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, म्यांमार तट पर स्थित अरकान की पहाड़ियों से ये पवनें विक्षेपित होकर भारत की तरफ मुड़ जाती हैं। और आगे देख सकते हैं दोस्तों, और इसकी एक शाखा पश्चिमी बंगाल और दक्षिण बंगाल के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करती है, जो गंगा में मैदान और पंजाब के मैदान में बारिश करती है। ये आपको याद रखना है। अब दूसरी शाखा जो है, इसे भी देखते हैं दोस्तों। दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा करती हैं। इसके तहत मेघालय के गारो पर्वत शिखर पर स्थित माउंट शिवराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आपको याद रखनी है। भारत का ये स्थान जो है दोस्तों, आपका सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये आपको याद रखना है, जो मेघालय में पड़ता है। और मेघालय में दोस्तों आपकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, जिनके नाम पर, इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ पर जनजाति पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। पीछे मैंने आपको बताया भी था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर माउंट शिवराम विश्व में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। माउंट शिवराम में आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक वर्षा, औसत वर्षा कहाँ पर दर्ज की जाती है, तो दोस्तों माउंट शिवराम, जो कि विश्व में सबसे सर्वाधिक है। अब देखते हैं दोस्तों, माउंट शिवराम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। माउंट शिवराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण यह उपस्थित पर्वतों की आकृति होती है। आपसे पूछा जा सकता है किस कारण दोस्तों माउंट शिवराम में वर्षा अधिक होती है, तो कीप आकृति के कारण। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही टिक किया हुआ है दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ। ये शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आने वाला एक तूफान है, जो भूमध्य सागर से उठता है और भारत के पंजाब क्षेत्र में बारिश, और जबकि दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का कार्य करता है। यानी बर्फबारी जो होती है पश्चिमी मानसूनों के कारण होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी करता है, जबकि दोस्तों पंजाब में ये बारिश करता है। और नोट्स में आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर ये रहा आपका, ये पश्चिमी विक्षोभ गेहूँ की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों गेहूँ की फसल कैसी है, ये रबी की फसल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही यहाँ पर ये टॉपिक आपके लिए रख दिया है। रबी की फसलों को जो कम तापमान में बोई जाती हैं, जैसे कि गेहूँ, मटर, सरसों, चना। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं दोस्तों, जो वर्षा के समय बोई जाती हैं, चावल, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, कपास। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब है दोस्तों भारत में वर्षा के कुछ आंकड़े हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला आंकड़ा क्या है दोस्तों, पहला है आपका, भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आपको अगला पॉइंट याद रखना है दोस्तों, भारत के 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अब है दोस्तों सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्व के उप हिमालय में, जो 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी घाट में, मेघालय में। मेघालय में कहाँ पर दोस्तों, माउंट शिवराम, मैंने आपको बता दिया है, जो कि सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। और उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में वर्षा होती है सर्वाधिक। और सबसे कम वर्षा जो होती है दोस्तों 20 सेंटीमीटर से कम है, जो 20 सेंटीमीटर से कम होती है उसे हम सबसे कम वर्षा बोलते हैं दोस्तों, जो कि पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख और लेह में होती है, लेह लद्दाख में होती है। तो आपको याद रखना है। इसका रेशियो भी पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि सर्वाधिक वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है, तो 400 सेंटीमीटर तक, और सबसे कम दोस्तों 20 सेंटीमीटर तक। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। और नोट्स में आपको याद रखना है दोस्तों, जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन राज्यों में चावल की खेती की जाती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यानी आपको यहाँ से प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि चावल की खेती के लिए कितनी वर्षा होना जरूरी है दोस्तों, तो 100 सेंटीमीटर की वर्षा होना जरूरी है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, पूर्वी भारत के
भारत के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। भारत के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों एक आम्र वर्षा के नाम का और एक जो टॉपिक है ये देख लेते हैं कि आम्र वर्षा होता क्या है और कैसे यहाँ पर कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं, ये देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही मानसून के आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में वर्षा देखने को मिलती है, जो आम की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, यानी आम्र वर्षा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब इन्हें समझ लेते हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की शाखा। वैसे मैंने आपको बता दिया है पीछे भी, फिर भी हम यहाँ पर एक बार और लास्ट में देख लेते हैं कि क्या होती है क्या नहीं होती है बंगाल की खाड़ी की शाखाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधा जाकर टकराती हैं मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से, और उनकी कीप जैसी आकृति होने के कारण मानसून इसमें फंस जाता है और खूब वर्षा करता है, और कुछ मानसून असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश करता है। इसी मानसून की एक शाखा गारो पहाड़ी से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश करती है, और अंत में अरब सागर वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों मिलकर पंजाब में भी थोड़ी सी बारिश करते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, मैंने दोबारा से आपको बता दिया है। अब है दोस्तों मानसून का लौटना, यानी मानसून कैसे लौटते हैं हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से सीधी पड़ने लगती हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न हो जाता है, और इसी कारण भारत से मानसून लौटने लगता है। वायु दाब कम होने के कारण मानसून लौटने लगता है, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है, और तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है जब लौटते समय तो यहाँ पर पूछा जाता है कि मानसून के लौटते समय सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, भारत में जब मानसून लौटता है तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लौटते समय मानसून की दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण पश्चिम जो होती है ये आपका दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया था, ये आपका दक्षिण, ये आपकी दिशाएं जो होती हैं दोस्तों, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये आपकी दक्षिण। तो ये दक्षिण पश्चिम में यहाँ से मानसून आते हैं और यहाँ से और उत्तर पूर्व की ओर यूँ लौट जाते हैं दोस्तों, ये आपका उत्तर हुआ, ये आपका पूर्व हुआ, और यहाँ से जाते हुए ये यूँ लौट जाते हैं। तो दोस्तों लौटते समय मानसून की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व, ये प्रश्न पूछा जाता है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों लौटते समय, तमिलनाडु में, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है। अब है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसिवराव, सबसे कम वर्षा लेह में होती है, ये आपको याद रखना है, प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ टॉपिक, एक और टॉपिक है जो कि बच रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है इसे हम देखते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ क्या है इसे हम समझते हैं दोस्तों परिभाषा के रूप में। तो ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा होता है, तो पश्चिम से एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो आपको याद रखना है, पश्चिम से आने वाली हवाओं को हम किस नाम से जानते हैं, जेट स्ट्रीम के नाम से। वह बादलों को भारत की ओर ले जाती है, जिस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है, पर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है। यही मैंने पहले भी समझाया था, यही अब थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है बस, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक कहा जाता है। किसको दोस्तों, पश्चिम विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसे पंजाब में रबी की फसल का टॉनिक कहा जाता है। और राजस्थान में होने वाली वर्षा को दोस्तों मावट कहते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो दोस्तों जलवायु से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते थे, जो भी थ्योरी बनती थी, वो सारी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी। अगर आपको समझ में नहीं आई है दोस्तों तो दोबारा आप देख सकते हैं वीडियो रिवाइज करके, और कंप्लीट देखें और अच्छी तरह से वॉच करें और समझें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और कल दोस्तों हम आपके लिए जलवायु संबंधित क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।